हमारे घर में जो है लोगों ने लाइट ऑन करना सीख लिया, सबने। सबको लाइट ऑन करना आता है, सबको पंखे ऑन करना आता है, सबको एसी ऑन करना आता है, उनको ऑफ करना नहीं आता। तो आई एम द ओनली पर्सन इन माई हाउस जो कि हर चीज़ जहाँ पे देखता है कि ज़रूरत नहीं है उसको बंद करता रहता है। ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। वेस्टेज तो हमारी सोसाइटी में है, हमारे रिलीजन में है कि भाई वेस्टेज नहीं करना। और यहाँ तक है कि भाई अगर तुम दरिया के किनारे भी हो और वज़ू कर रहे हो तो उतना ही पानी इस्तेमाल करो जितनी तुम्हारी ज़रूरत है। हदीस है। ठीक है। और ये हदीस जो है ऑस्ट्रिया में उन्होंने जो स्ट्रीम्स वहाँ पे बहुत छोटे छोटे आबशार बहुत सारे लगाई हुई है, और वहाँ पे वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट की इतनी केयर करते हैं कि आप उस आबशार के पानी में कोई चीज़ मिक्स नहीं कर सकते। वो हर 1 किलोमीटर के बाद उस पानी को टेस्ट कर रहे होते हैं, और जो ऊपर से बह करके मेल्ट होकर के आ रहा है नीचे तक उसी क्वालिटी का पानी आता है। उसे आप पीना चाहें तो वो बहुत फ्रेश पानी है और बहुत हेल्दी वाटर है। वो इसी तरीके से वो अपने एनवायरनमेंट की केयर करते हैं, अपने जो इकोसिस्टम है उसकी केयर करते हैं, जो उनकी जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, और जो उनके डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, उन सब की केयर करते हैं, उनको ग्रो करते हैं। आप देखेंगे अमेज़न जंगल को अमेरिका ने प्रिजर्व किया हुआ है, इट्स ए ह्यूज जंगल। और इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारी जगहों पे नेचुरल पॉन्ड्स और प्लांटेशन पूरे अमेरिका में आपको नज़र आएगी, ऑस्ट्रेलिया में नज़र आएगी, आपको न्यूजीलैंड में नज़र आएंगी ये चीज़ें। यूरोप अमेरिका में जाएँ तो उन्होंने अच्छा खासा एरिया ग्रीन पैच के लिए रखा हुआ है। हालांकि लंदन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इसी तरीके से और बहुत सारी सिटीज़ हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है, उसके बावजूद वो ग्रीन पैच पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये हमारा बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन तो एक टॉपिक हो गया, टोटल इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की तरफ हमारे एटीट्यूड कैसा है। ठीक है। ये भी बता रहा होता है कि हम किस तरह से प्रोडक्ट्स के ऊपर बिहेव करते हैं। एक ज़माना था जब लोग बिजली के बिल नहीं देते थे, कराची में 40% लोग ऐसे थे जो बिजली के बिल देते ही नहीं थे। तो लोग जो है वो अपने घरों में एसी लगाते थे, विंडो एसी लगाते थे। विंडो एसी जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूसली चलता रहता है, स्प्लिट एसी की तरह नहीं है कि टेम्परेचर पे कूलिंग करके ऑफ हो जाए फिर ऑन हो। वो काफ़ी एनर्जी सेविंग करता है। तो चूँकि फ्री में बिजली यूज़ करते थे तो वो विंडो एसीज हर कमरे में उन्होंने लगाए हुए थे, वो 24 आवर्स चलते रहते थे। तो ये हमारा एटीट्यूड है एनर्जी की तरफ, एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की तरफ। तो ये एटीट्यूड भी बताता है कि यहाँ के लोग कितने सोफिस्टिकेटेड हैं और किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट क्वालिटी एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्विस। प्रोडक्ट क्वालिटी की तरफ आपका एटीट्यूड क्या है? आप कहते हैं कि यार ठीक है, चाइना का शू है, 1 साल पहन के फेंक देंगे, फिर दूसरे शूज़ खरीद लेंगे, ये भी एटीट्यूड है। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, वो जाकर हज पपीज़ से परचेज करते हैं, वो कंफर्टेबल शूज़ होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये आपका एटीट्यूड है टुवर्ड्स प्रोडक्ट। फिर इसी तरीके से एटीट्यूड आपका कस्टमर सर्विस की तरफ क्या है? अमेरिका में चूँकि डू इट योरसेल्फ का कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इवन बूढ़े लोग भी ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिसको कि ला करके अपने घर में खुद ही असेंबल करें। अच्छा, आप अगर पाकिस्तान में कल्चर ये है कि आप अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ ही टेक्नीशियंस को लेकर के आते हैं कि भाई तुमने इसको यहाँ पे एसी लगाना है या तुमने बेड असेंबल करके देना है। हालांकि बेड असेंबल करने के लिए आपको सिर्फ 8 बोल्ट्स लगाने हैं, बेड आपका असेंबल हो जाएगा। लेकिन हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स डू इट योरसेल्फ नहीं है। लेकिन अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा है, डू इट योरसेल्फ पूरा कल्चर है वहाँ पे। तो इसीलिए आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको इस तरह की फॉर्म में मिलेंगी कि वो जाकर के आप अपने घर में कंप्लीट करते हैं। आइकिया के फर्नीचर इज़ वन एग्जाम्पल कि उनके फर्नीचर्स जो है ला करके आप डिफरेंट तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फिर पोल्यूशन कंट्रोल, यू नो व्हाट इज़ पोल्यूशन कंट्रोल। एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉरेन पीपल। ठीक है। हमारे यहाँ जो है फॉरेन पीपल की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, ख़ासतौर पे वो गोरा हो, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सारे बच्चे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, गोरे को देख रहे होते हैं। इंडिया पाकिस्तान का ये कल्चर है, क्योंकि हम लोग कॉलोनियल एरा के लोग हैं, तो इस तरह से ये माइंडसेट हमारे यहाँ डेवलप हुआ। तो फॉरेनर्स को हम हेल्प भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं। जनरली हमारा एटीट्यूड फॉरेनर्स के साथ, यानी कि गोरे फॉरेनर्स के साथ ऐसा है, चाइनीज़ फॉरेनर्स के साथ डिफरेंट है।
किसी और कंट्री का फॉरेनर है तो उसके साथ डिफरेंट है। अच्छा, अमेरिका में फॉरेनर से थोड़ा दूर रहते हैं, वो थोड़ा सा घबराते हैं, वो इनसिक्योर फील करते हैं, वो आपसे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, आपसे इंटरेक्शन नहीं करेंगे अनटिल अनलेस कोई आपको प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस ना करे। तो लंदन में आप देखें, तो लंदन में चूँकि हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, हर ओरिजिन के लोग मिल जाएंगे, तो गोरे वहाँ पे फिर भी काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं किसी भी फॉरेनर शेप के लोगों से बात करना। अच्छा, कस्टमर सर्विस का तो ये मसला है, लेकिन जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एजेड हो जाती है तो दे नीड मोर कस्टमर सर्विस, तो इसलिए आपको कस्टमर सर्विस के पर्सनल बढ़ाने पड़ते हैं। एनर्जी कन्वर्सेशन कंजर्वेशन उन्होंने गलती से 2 दफ़ा लिख दी है। सोशल प्रोग्राम्स, ये सोशल प्रोग्राम्स आपके किस तरह से होते हैं? जैसे आपके सोशल प्रोग्राम्स क्या होते हैं? शादी है, ईद बकरीद है, या फिर रेस्टोरेंट्स में आप लोग मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, या पिकनिक्स करते हैं, या आपके सोशल प्रोग्राम्स जिसमें आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, गैदरिंग करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में चूँकि कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोगों को एनईडी यूनिवर्सिटी में तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को आप रैगिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, बल्कि जिस दिन फर्स्ट ईयर के बच्चे पहले दिन आते हैं तो उस दिन बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के बच्चे यूनिवर्सिटी में एंटर नहीं हो सकते। तो वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि रैगिंग बिल्कुल ना हो। एनईडी यूनिवर्सिटी में तो ये इन्वायरमेंट, और बाज़ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में रैगिंग बहुत ज़्यादा होती है विच इज़ वेरी बैड, और इससे जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं सेंसिटिव लोगों को। तो ये आपके सोशल नॉर्म होता है। आर्मी में रैगिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे जब मैंने नेवी ज्वाइन किया था तो शुरू के 1 मंथ वॉज वेरी टफ, क्योंकि वो रैगिंग बहुत होती है वहाँ पे। तो ये आप जब किसी नई जगह पे जाते हैं तो ये होता है। जैसे मेरा बेटा GIK में गया था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रैगिंग होती है, तो ये चीज़ें होती हैं। और बहुत सारी जगहों पे इसको ऐसा नहीं किया जाता है, नए आदमी को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है। अभी आपका सोशल नॉर्म है कि नए आदमी को किस तरीके से आप अपने साथ जेल इन करते हैं। नंबर ऑफ चर्चेज, नंबर ऑफ चर्च मेंबर्स, नंबर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इश्यूज। तो चर्चेज यानी कि मॉस्क अगर आपके यहाँ ज़्यादा है तो उसका मतलब लोग रिलीजियस ज़्यादा है, ज़्यादा नमाज़ पढ़ते हैं, और ज़्यादा रिलीजियस लोगों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है कंपेयर टू जो कम रिलीजियस होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो MTJ और जुनैद जमशेद ये बहुत पॉपुलर ब्रांड्स हैं, बिकॉज एक ख़ास जो रिलीजियस सेगमेंट है वो यहाँ से परचेजिंग करना चाहता है, क्योंकि यहाँ से अल्कोहल फ्री आपको परफ्यूम मिल जाएगा, और आपको ऊँचे पायचे की शलवार अगर पहनना चाहते हैं तो वो चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि रिलीजियस लोगों के लिए नॉर्म है। इसलिए उनके दरमियान ये जो ब्रांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसलिए ये चीज़ भी इम्पेक्ट करती है आपके बिज़नेस के ऊपर कि कितने लोग मस्जिद जाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, और रिलीजियस लोगों का प्रोपोर्शन कितना है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के अंदर कितनी है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हो, किसी को आपकी वजह से नुकसान नहीं पहुँचे, और आप सोशल वेलफेयर का काम करें, अंडर प्रिविलेज लोगों को सपोर्ट करें, मेंटली चैलेंज लोगों के साथ मिलकर काम करें, तो ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। और वहाँ पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में इसके बाकायदा प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को का कोई प्रोग्राम करते हैं और इसे सीखते भी हैं। और अब तो इंडस्ट्रीज़ में भी और ऑर्गेनाइजेशंस में भी आ गया है कि वो कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डे रखते हैं, और उस दिन जो है वो कोई ऐसा काम करते हैं जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में आई थिंक इट वाज जर्मन एम्बेसडर जो अपने बेटे के साथ निकल के आ गया, और उसने जो है जो वहाँ पे जितना कचरा था उनको एक बैग में जमा करना शुरू कर दिया। दैट वाज ए गेस्चर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जर्मनी में आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा कहीं पे गंदगी या ऐसी चीज़ें। वो जब इन जगहों पे आते हैं और ये चीज़ें देखते हैं तो ये उनके लिए बहुत अजीब होती है। तो जाहिर है कि वो पूरी सोसाइटी को तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे कभी ना कभी इस तरह के ऐसे काम करते हैं हमें रियलाइज़ कराने के लिए कि हम कितने सोशली इररिस्पॉन्सिबल हैं।
तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपका एक बैकग्राउंड डेवलप करने के लिए है कि जब आप एक बिजनेस को सोचें, उसके टारगेट मार्केट को सोचें, उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में आप सोचें, तो आपके बैकग्राउंड में ये नॉलेज होनी चाहिए। जब आपके बैकग्राउंड में ये नॉलेज होती है तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग दीज फोर्सेस। जी जनाब। अच्छा, कुछ उन्होंने फिर पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल एंड लीगल वेरिएबल्स भी बता दिए हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने अभी रिसेंटली वीडियोस भी देखी हो जिसमें बताया गया है कि जो अफ़गानिस्तान में वॉर हुई है उसमें 2200 बिलियन डॉलर्स अमेरिका ने स्पेंड किए हैं, और जो तकरीबन 2500 उनके सोल्जर्स मारे गए हैं और बहुत सारे जो है वो डिसेबल्ड हुए हैं। और इस जंग का फ़ायदा जो है लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और इस तरह के जितने भी उनके जो आर्म्स एंड एमिनेशन बनाने वाली कंपनीज हैं उनको हुआ है। उनकी 20 ईयर्स में जो शेयर की प्राइसेस हैं वो 20 टाइम्स और इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं ये बिजनेसेस को शेप अप करती हैं, और लोग जो है लॉबिंग में पैसे खर्च करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस लॉबिंग में पैसे खर्च करते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली उनके यहाँ जो है वो उसी तरीके से मार्केट में आपको वो चीज़ें नज़र आती है, उसी तरीके से लेजिस्लेशन नज़र आती है। और अमेरिका के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना जिसको आप माफियाज कहते हैं, तो ये माफियाज आपको दूसरी कंट्रीज़ में भी नज़र आएंगे। ठीक है, जैसे अमेरिका में आर्म्स एंड एमिनेशन के एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, मेडिसिन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, फिर ऑटोमोटिव का बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। वॉलमार्ट इटसेल्फ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो यूनियन नहीं बनने देता अपने यहाँ, हालांकि उसके पास तकरीबन डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 मिलियन लोग काम करते हैं। तो क्योंकि वो जो पैसे देता है पर आवर के हिसाब से बहुत लो वेज रेट है वॉलमार्ट में। वॉलमार्ट जो बहुत लो कॉस्ट पे पूरे अमेरिका को चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि वॉलमार्ट इटसेल्फ हैज़ टू मेंटेन लोएस्ट कॉस्ट। तो उसमें वो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट पे भी फोकस कर रहे हैं और अपने ऑपरेशनल कॉस्ट पे भी फोकस कर रहे हैं। इसी तरीके से मैकडोनल्ड वगैरह में यहाँ पे भी बहुत लो वेजेस हैं। यहाँ पे तो बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि इलीगल इमिग्रेंट्स भी काम करते हुए नज़र आए, और वो इलीगल इमिग्रेंट्स को इसीलिए जो है थोड़ा सा ब्लाइंड आई रखते थे 9/11 से पहले, कि उसकी वजह से उनकी इकनॉमी को सपोर्ट मिलता था, लो कॉस्ट वेजेस लेबरर मिल जाते थे, और वो ज़ाहिर है कि क्लेम नहीं कर सकते थे कि भाई हमें ज़्यादा पैसे दिए जाए। लेकिन 9/11 के बाद उन्होंने थोड़ी सी सख्ती कर दी है, लेकिन अभी भी मैक्सिकन और इराक वगैरह से जो कुछ माइग्रेंट्स आए हैं वो उनको अब्यूज़ किया जाता है, मिसयूज़ किया जाता है कि उनको कम वेजेस दिए जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज जो बिजनेसेस को सपोर्ट भी कर सकती हैं और बिजनेसेस के लिए टफ लॉज भी बना सकती हैं। जैसे हमारे कराची इलेक्ट्रिक है, उसको गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, एवरीबडी नोज, क्योंकि इसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है अपराज ग्रुप का, वो इस वक्त इंग्लैंड में हाउस अरेस्ट है, और उसको जो जिन चार्जेस का सामना उसको न्यूयॉर्क में है, वो अगर उसको डिपोर्ट करते हैं और न्यूयॉर्क में वो चार्जेस प्रूव हो जाते हैं, ही विल गेट 291 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। क्योंकि अमेरिका में लॉ डिफरेंट है, हर सज़ा जो है वो ऐड करते चले जाते हैं। पाकिस्तान और बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है कई सज़ाएँ मिलती हैं, लेकिन वो पैरेलल में चल रही होती है। किसी में 14 साल सज़ा हो गई, किसी में 7 साल सज़ा हो गई। एक जज ने कह दिया कि जनाब ये सज़ाएँ पैरेलल में चलेंगी, इट मीन्स आफ्टर 14 ईयर्स ही विल लीव। लेकिन अमेरिका में जो है सारी सज़ाएँ ऐड कर देते हैं, दैट्स वाई ही विल गेट 291 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो वो बैंक्रप्सी उसकी डिक्लेयर हो चुकी है। उसने बिल गेट्स के $100 मिलियन लिए थे, वो भी बहुत कुछ नहीं पता चला कि कैसे उसने खर्च किए, और इस तरह और बहुत सारे बिलियनर्स से उसने पैसे लिए। अपराध ग्रुप की प्रैक्टिसेस बहुत करप्ट थी, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये जो है जाहिर है कि उसको भी सपोर्ट मिल रही थी। हमारे यहाँ अभी तक कराची इलेक्ट्रिक को सपोर्ट कर रहे हैं, वरना ये कि कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो तो इस चीज़ के ऊपर कि अपराध ग्रुप की प्रैक्टिसेस इस तरह की हैं, वो कराची इलेक्ट्रिक को टेक ओवर कर लेना चाहिए, बट दे आर नॉट टेकिंग ओवर। इसी तरह पाकिस्तान में जिस तरह से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जिस तरह से अपनी प्राइसेस सेट करती हैं,
और जिस तरह से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पैसे एडवांस में लेते हैं कस्टमर से, एंड दे डिलीवर द व्हीकल टू कस्टमर्स आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, एंड इन एक्सट्रीम केसेस आफ्टर 6 मंथ्स भी रहा है कि जो लोगों को उन्होंने डिलीवर किया है। अगर आपको आज ही चाहिए गाड़ी, देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 200,000 300 रुपीज़ पर व्हीकल। इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं। ये प्रैक्टिसेस क्यों हैं? गवर्नमेंट इन प्रैक्टिसेस के ऊपर आँख बंद करके रखती है। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब पेट्रोलियम का क्राइसिस आया था पाकिस्तान में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स शॉर्ट हो गई थी, तो सिर्फ PSO पूरे पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोवाइड कर रहा था, और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस क्राइसिस को मैनेज कर लिया था, और उनके सारे जो डिपोज थे वो खाली हो गए थे इस प्रोसेस में, क्योंकि दूसरे ऑयल कंपनीज ऑयल सप्लाई नहीं कर रहे थे। उसके बाद जब ये सारा सप्लाई हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट ने अचानक पेट्रोल के ऊपर 15 रुपीज़ पर लीटर इंक्रीज़ कर दिया। यानी अगर किसी के पास 10 लाख लीटर फर्ज कीजिए, या 1 करोड़ लीटर स्टोरेज में था शेल के पास या दूसरी कंपनीज के पास, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 करोड़ के ऊपर ये 15 करोड़ रुपए इनको फ्री में मिल गए, और उन्होंने बिलियंस कमाए इसके अंदर, क्योंकि ऑयल तो अच्छा खासा स्टॉक में होता है। लेकिन PSO को इसकी वजह से लॉस हुआ। इस वजह से ये कि किसी 1-2 लोगों का कन्निवेंस था इनके साथ, ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ, फॉरेन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एंड दे अर्न बिलियंस। इसी तरीके से शुगर में होता है कि शुगर की पहले शॉर्टेज क्रिएट की जाती है, जब शॉर्टेज क्रिएट की जाती है तो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके पैसे कमाते हैं, उसके बाद फिर वो अपनी शुगर भी सेल करते हैं, वो ज़्यादा हायर प्राइसेस पे सेल करते हैं, सॉरी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके पैसे कमाते हैं लोग। फिर क्या करते हैं, अब शुगर सरप्लस हो गया भाई साहब, क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें भी पैसे कमाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप बिजनेस के डेप्थ में जाएंगे, देन यू विल कम टू नो कि ये जो बिजनेसेस चल रहे हैं, एक तो सीधे तरीके से चल रहे हैं और उसके प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्लस जो इनके अंदर जो पॉलिटिकल गेम्स होते हैं, इसमें लोग ओवरनाइट बिलियनायर हो जाते हैं। और इसके अंदर आपके पास बहुत सारी और एग्जांपल्स भी हैं। मलिक रियाज की एग्जांपल है, और दूसरी एग्जांपल्स हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि ये सिंपली बिजनेस से अर्न किया हुआ पैसा नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे तरीके अप्लाई किए गए हैं, जिससे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मेजर है, जिससे पैसा अर्न किया गया। फिर नंबर ऑफ पेटेंट्स, किसी भी जगह पे नंबर ऑफ पेटेंट से ये पता चलता है कि वहाँ पे इनोवेटिव लोग, क्वालिफाइड लोग कितने हैं। अच्छा, अगर आप नंबर ऑफ पेटेंट्स देखेंगे ना, तो नंबर ऑफ पेटेंट्स सबसे ज़्यादा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के में मिलेंगे, पर कैपिटा नंबर ऑफ पेटेंट सबसे ज़्यादा वहाँ पे मिलेंगे। रीज़न इज़ कि वहाँ का स्कूलिंग सिस्टम दुनिया का टॉप स्कूलिंग सिस्टम है, लोगों को इनोवेटिंग थिंकिंग सिखाते हैं, लोगों को सपोर्ट किया जाता है, तो वो बहुत सारी जो है इस तरह से पेटेंट्स और ऐसी चीज़ें डेवलप करते हैं जिसको कमर्शियली यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, ये कंट्रीज़ चूँकि साइज़ में स्मॉल हैं, किसी की 5 मिलियन पॉपुलेशन है, किसी की 8 मिलियन पॉपुलेशन है, तो बहुत सारे ये प्रोडक्ट्स डेवलप कर लेते हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के डेवलप कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप कर लेते हैं, उसे पेटेंट भी करा लेते हैं, लेकिन उनके पास कमर्शियलाइज करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। फिर क्या होता है, अमेरिका से या दूसरे बड़ी कंट्रीज से लोग जाते हैं, वहाँ से वो पेटेंट्स परचेज कर लेते हैं और अपने यहाँ उसे कमर्शियलाइज कर लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे अमेरिका में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की जो कमर्शियलाइजेशन होती है, वो पेटेंट कहीं और से लेकर के आते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि किसी भी जगह के आप डेवलपमेंट लेवल देखना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल देखना चाहते हैं, तो आप नंबर ऑफ पेटेंट से मेजर कर सकते हैं। फिर चेंज इन पेटेंट लॉज, यानी अगर आपके यहाँ मिसाल के तौर पे चाइना में इशू है, पाकिस्तान में इशू है, इंडिया में इशू है, थर्ड वर्ल्ड में एक जर्नल इशू है कि पेटेंट प्रोटेक्ट नहीं होते। और ये सिर्फ पेटेंट प्रोटेक्शन का इशू थर्ड वर्ल्ड में नहीं है, बल्कि आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी पेटेंट प्रोटेक्शन का इशू मिलेगा। और जो है आपको तमाम प्रोडक्ट्स के काउंटरफीट आपको यूरोप में भी मिलेंगे, अमेरिका में भी मिलेंगे, वो थोड़ा सा छुप करके बेचते हैं, और पाकिस्तानी मार्केट, इंडियन मार्केट, चाइनीज़ मार्केट में ओपनली सेल होते हैं। पता है कि यहाँ पे पेटेंट की वायलेशन हो रही है। ख़ासतौर पे जो ब्रांडेड चश्मे ख़रीदते हैं, या ब्रांडेड टी शर्ट्स ख़रीदते हैं, ब्रांडेड जीन्स ख़रीदते हैं, इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, वो ज़्यादातर पेटेंट की वायलेशन में होते हैं। अच्छा, आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं, जैसे दरमियान में थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट ने पैसा में सख्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन वो आपको यूज़ करने देते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आपके पास क्रैक्ड वर्जन होता है,
बट स्टिल यू यूज दैट। अब क्वेश्चन इज के वो आपको क्यों यूज करने देते हैं। इंटरनेट पे तो उनको फौरन पता चल जाता है कि आपका जो वर्जन है वो परचेज वर्जन नहीं है, लेकिन वो उसको अपडेट भी करते रहते हैं। द रीज़न इज कि अगर वो आपको ये सारे सिस्टम्स यूज़ नहीं करने देंगे तो जिन लोगों को उन्होंने लेजिटिमेटली दिया है, जिन्होंने उनसे परचेज किया है अमेरिका में और यूरोप में, वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे भी उनका बिजनेस सफ़र करेगा। दैट्स वाई कुछ पेटेंट्स की वायलेशन पे वो आँख बंद रखते हैं, लेकिन दुनिया में जर्नली पेटेंट्स के ऊपर अब सख्ती की जा रही है और करना भी चाहिए। जैसे आप लोग बुक्स लेते हैं, बुक्स सारे पायरेटेड होते हैं, तो वो इसलिए होते हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते उस प्राइस के ऊपर किताबों को, बट दैट शुड नॉट बी द रीज़न कि जिसकी वजह से आप पायरेटेड किताब यूज़ करें, क्योंकि जाहिर है कि जब आप पायरेटेड बुक यूज़ करते हैं तो जिसने अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को यूज़ करके ये किताब लिखी है उसको नुकसान होता है। इस तरह और बहुत सारी पायरेटेड चीज़ें होती हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वायलेशन होती है। तो पाकिस्तान में भी जो है अब इसके ऊपर सख्ती की जा रही है, और जब वो कोई यहाँ पे लाना चाहते हैं प्रोडक्ट तो वो ये देखते हैं कि भाई पेटेंट की कितनी प्रोटेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड्स बनते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स बनते हैं उसके बाद ये कह करके बेचा जाता है, मुझे नहीं मालूम कि इसकी असल हकीकत क्या है, ये पारिक साहब बताएंगे। ये एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर है, वो हमारे पाकिस्तानी मार्केट में बिकता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं। अब मोस्टली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं या नहीं होते, लेकिन लोग जो है उसे एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर लिख कर समझ कर ख़रीदते हैं। हमारे पास जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर नाइकी लिखा हुआ होता है और दूसरे ब्रांड्स लिखे होते हैं, लेकिन ये जिस प्राइस पे हम ख़रीदते हैं इट इज़ क्लियर कि ये इन वायलेशन ऑफ पेटेंट लॉ ख़रीदते हैं, हम एक लॉ तोड़ रहे होते हैं। आप किसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा काम नहीं है, ओके। लेकिन पाकिस्तान में, चाइना में, ये चाइना में तो मर्सिडीज़ बना देते हैं 2 नंबर, उनकी क्या बात है यार, ठीक है। तो ये इश्यूज़ हैं पेटेंट के दुनिया में, लेकिन ये पेटेंट के इश्यूज़ पूरी दुनिया में हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में होता है। या अमेरिका में भी मैंने देखा है कि वहाँ पे भी लोग कॉपीज़ सेल कर रहे होते हैं, बस इस तरह सेल कर रहे होते हैं कि बस खड़े हुए होते हैं, सामान रखा होता है, जब आप उसको देखते हैं तो करीब आ जाते हैं, आपको सेल कर देते हैं, फिर इधर साइड में खड़े हो जाते हैं, बट दे आर सेलिंग इट। फिर इक्वल एम्प्लॉयमेंट लॉज के उस जगह पे इक्वल एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं या नहीं है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के अंदर इक्वल एम्प्लॉयमेंट लॉ नहीं है और हम वायलेशन करते हैं ह्यूमन राइट्स की और ओपनली वायलेट करते हैं। हम जब अखबार में ऐड देते हैं तो उसमें बाकायदा लिख देते हैं एज लिमिट 45 ईयर्स, एज लिमिट 62 ईयर्स। ये डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज है। आप किसी भी जॉब के लिए अगर कोई आदमी अदरवाइज क्वालिफाइड है तो इस वजह से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि उसकी एज कम है या उसकी एज ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी को डिस्क्रिमिनेट करें ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन में आता है। डिस्क्रिमिनेशन इज इलीगल, लीगली भी गलत है, रिलीजियसली भी गलत है। तो कोटा सिस्टम इज बेसिकली इलीगल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हमारा अपना कोटा सिस्टम भी इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जो आपको ये कहता है कि जनाब किसी भी शख्स को पाकिस्तान में किसी भी जगह पे किसी भी जॉब्स पे अप्लाई करने से ऑन द बेसिस ऑफ एज, रिलीजन, सेक्स, एथनिक रीजन, कलर नहीं रोका जा सकता। लेकिन कोटा सिस्टम में आप बाकायदा ये करते हैं, एंड कोटा सिस्टम इज़ ए वायलेशन ऑफ योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, योर ओन रिलीजन। और जब आप किसी फॉरेनर को एक्सप्लेन करेंगे ना कि हमारा ये सिस्टम है, तो वो कहेंगे तुम तो गवर्नमेंट बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। इट इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो कि यू कैन फेस, और इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन का आप यूरोप में, अमेरिका में और बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किसी से आप डिस्क्रिमिनेट करें ऑन द बेसिस ऑफ एज, रिलीजन, एथनिक ओरिजिन, सेक्स, इसके बेसिस के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेट करें। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कनाडा या कोई भी कंट्री जो इमिग्रेशन कर रही है वो अपनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए कर रही है।
यानी अपने पॉपुलेशन मिक्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है कि कनाडा में इशू ये है कि एक तो लोग माइग्रेट बहुत कर जाते हैं वहाँ से, यूरोप चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, क्योंकि कनाडा का जो काफ़ी पोर्शन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट है और टेम्परेचर -40 तक चला जाता है विंटर में, और समर में -10 इस तरह रहता है। तो वहाँ पे सर्दी होती है और बहुत सर्दी होती है। और वहाँ पे भी पॉपुलेशन मिक्स का चूँकि मसला है कि बूढ़े तो बहुत हैं, नौजवान नहीं है, तो वो अपने डेमोग्राफिक मिक्स को ठीक करने के लिए और जिन सेक्टर्स में रिक्वायरमेंट है वहाँ के लिए रिक्रूट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने अपने पार्लियामेंट से पूरा इसको अप्रूव कराया होगा कि वी आर गोइंग टू डू दैट, और पार्लियामेंट ने उसे अप्रूव किया हुआ होगा। यू कैन से कि यस एज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन ठीक करने के लिए उनको यंग लोगों की ज़रूरत है, इसलिए उसको ज़्यादा पॉइंट्स देते हैं। बट आई एग्री विद योर पर्सपेक्टिव कि, लेकिन ये बात दरअसल ये कि उनके ऑलरेडी पहले बहुत बूढ़े हैं और मज़ीद बूढ़ों को रिक्रूट कर लेंगे, उनके काम कौन करें। ठीक है, तो ये उन्होंने 5 यूनिवर्सिटीज़ के लिए ओपन किया था ऑस्ट्रेलिया ने, कि आप आकर के यहाँ पे 18 मंथ्स के लिए रह सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं, और अगर सेटल हो जाते हैं देन यू कैन कंटिन्यू। और बहुत सारे ग्रेजुएट्स जो है पाकिस्तान के 5 यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने अप्रूव किया था, यहाँ से गए उस बेसिस पे। तो ये भी आप कह सकती हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई मेहरान वाले को क्यों अलाउ किया, NED वाले को क्यों अलाउ नहीं किया। बट कहीं कहीं पे जो डिस्क्रिमिनेशन होती है ना वो ठीक होती है। जैसे कि आप जब किसी को इंटरव्यू, जैसे मैं किसी को A ग्रेड देता हूँ, किसी को A ग्रेड नहीं देता हूँ, यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि भाई पढ़ा मैंने भी है, आपकी क्लासेस सारी मैंने भी अटेंड किए हैं, उससे भी सारी अटेंड किए हैं, आपने उसको A क्यों दिया, मुझे C क्यों दिया। तो कहीं के भाई डिस्क्रिमिनेशन इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो उनका मसला है चूँकि, इसलिए उन्होंने अपना पॉपुलेशन मिक्स ठीक करना है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। बट लीगली इसकी क्या पोजीशन है मैं इसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसके अंदर कोई इशू होता तो कोई ना कोई लॉयर ज़रूर कोर्ट में जाता। बाज़ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि आदमी यंग हो, ओल्ड एज का आदमी काम नहीं कर सकता। जैसे वेयर हाउस की ऐसी जॉब है जिसमें बहुत ज़्यादा पैदल चलना होता है या आपको लोड उठाना होता है, तो वहाँ पे यू हायर यंग पीपल, यू हायर मेल कंपेयर टू फीमेल्स, तो दैट्स ओके, बिकॉज जो आपकी रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से कनाडा की ये रिक्वायरमेंट है कि वो अपने डेमोग्राफिक मिक्स को ठीक करें, तो उसके लिए वो जिस एज ग्रुप को मुनासिब समझ रहे हैं इमिग्रेशन दे रहे हैं। तो अभी इस वक्त बैंकिंग सेक्टर में ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से फीमेल का रेशियो 40% किया जाए, ठीक है। इस वजह से फीमेल जो है वो लेस क्वालिफाइड भी होती हैं, लेस कॉम्पिटेंट भी होती हैं, कम, तो उसको उनको लिया जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर है कि बैंक के अंदर 40% ख़वातीन होनी चाहिए। तो ये सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं हो रहा, ये मल्टीनेशनल कंपनीज में भी हो रहा है, ठीक है। और पूरी दुनिया में कोशिश की जा रही है कि ख़वातीन का, चूँकि पॉपुलेशन में रेशो ऑलमोस्ट 50% है, 51-49 होता है, 51% ख़वातीन होती है, 49% मर्द होते हैं, अगर नेचुरल तरीके से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो। और अमेरिका तो स्टिल एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और वहाँ के बोर्ड में देख लीजिए, चीफ एग्जीक्यूटिव्स में देख लीजिए, हायर पोजीशंस में देख लीजिए, ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। ऑर्गेनाइजेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव तो बहुत कम ख़वातीन होती हैं, और अमेरिका में आज तक कोई प्रेसिडेंट खातून नहीं आई है। तो वहाँ जबकि आप देखें कि पाकिस्तान में आ चुकी हैं खातून, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, इन सब में ख़वातीन प्राइम मिनिस्टर आ चुकी हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई खातून प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इट्स वेरी रेयर। तो अमेरिका में तो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बहुत ख़राब है, ये इस लिहाज से आप देखें ना, जेंडर इक्वलिटी के लिहाज से, ऑल्दो दे आर ट्राइंग हार्डर, लेकिन उनके यहाँ अभी रेशो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मर्द अभी भी बहुत ज़्यादा पोजीशंस पे डोमिनेट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ख़वातीन की जॉब करने की हिस्ट्री सिर्फ 70-80 ईयर्स की है, मर्दों की जॉब करने की हिस्ट्री 10,000 ईयर्स की है। जाहिर है कि दे विल टेक सम टाइम टू कोप अप विद देयर मेल काउंटर पार्ट,